रेड बिन एनालिसिस को हम आरबीए के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग इसको रेड बिन एनालिसिस बोलते हैं, कुछ इसको आरबीए बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आरबीए और रेड बिन एनालिसिस का मतलब सेम होता है। तो रेड बिन एनालिसिस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ऐसा तरीका है जो कि क्वालिटी सर्कल एक मेथड होता है क्वालिटी के अंदर, जिसके अंदर छोटी छोटी टीम बनाई जाती हैं और उनका काम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो रेड बिन एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग का ऐसा तरीका है जो कि क्वालिटी सर्कल मेथड के ऊपर बेस है, जिसका काम है कि प्रॉब्लम की ऑकरेंस और डिटेक्शन, प्रॉब्लम कहाँ से अकर हो रही है और उसको डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना एट द सोर्स ऑफ द जनरेशन, जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई है उसकी जड़ तक जाकर समस्या का निवारण करना। तो हम रेड बिन एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो रेड बिन एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ऐसा तरीका है जो कि क्वालिटी सर्कल मेथड पर बेस्ड है, जिसका काम है कि जिस जगह समस्या आ रही है उस समस्या को जड़ तक जाकर ख़त्म करना। रेड बिन एनालिसिस डन बाय सीएफटी, एक टर्म होता है सीएफटी, क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसका मतलब है कि हम एक टीम बनाते हैं क्रॉस फंक्शनल, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं या डिफरेंट सेक्शन के लोग होते हैं, जिनका काम होता है एज ए क्वालिटी सर्कल या एज ए टीम काम करना किसी भी समस्या के ऊपर। तो हम रेड बिन एनालिसिस कब करते हैं? हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे या शिफ्ट एंड पे। तो रेड बिन एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? क्रॉस फंक्शनल टीम के द्वारा किया जाता है। और पर्पस क्या होता है रेड बिन एनालिसिस का? पर्पस होता है कि जो डिफेक्ट आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देना। सबसे पहले हमें क्या करना है? रिजेक्ट पार्ट को इंडिविजुअल मशीन से हमने डेली बेसिस पे या शिफ्ट बेसिस पे कलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमने रिजेक्ट पार्ट मशीन से इकट्ठे किए उनको एक कॉमन लोकेबल रेड बिन के अंदर मूव कराना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस फंक्शनल टीम की मीटिंग करेंगे डिफाइंड एरिया और डिफाइंड टाइम के ऊपर, जिसको हम रेड बिन एनालिसिस एरिया बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी लोग रेड बिन मीटिंग में प्रेजेंट हैं उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है। उसके बाद क्या करेंगे? हम जो हमारी एक्शन प्लान शीट है उसके ऊपर एक्शन लिखेंगे कि कौन सा पार्ट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रिवर्केबल है या रिपेयरेबल है और हम क्या एक्शन ले रहे हैं। उसके बाद हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, जितने भी हमारे टॉप डिफेक्ट निकले उस दिन के लिए उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। पूरी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी कि ये क्यों निकले, क्या कारण थे। उसके बाद हम उस पर वाई एनालिसिस करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जड़ तक जाएंगे समस्या की कि ये डिफेक्ट आया क्यों, उसको 5 बार वाई 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 करेंगे और उसका हम निवारण करेंगे। और सबसे आखिरी स्टेप क्या है कि जितने भी हमने पॉइंट्स नोट करे उस पे हम एक्शन प्लान बनाएंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आपने अक्सर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरीके के स्टिकर देखे होंगे। जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फ्रेशर होते हैं, जीईटी होते हैं या डीईटी होते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज होती है कि भाई ये किस चीज का स्टिकर लगा हुआ है, माइक्रोमीटर के ऊपर या वर्नियर के ऊपर या डायल गेज के ऊपर। और इस स्टिकर के ऊपर लिखा होता है भाई कैलिब्रेशन इतनी तारीख को हुआ था और नेक्स्ट कैलिब्रेशन इतनी तारीख को ड्यू है। साथ में जिस भी कैलिब्रेशन लैब से हमने ये कराया होता है उसका नाम लिखा होता है, इंस्ट्रूमेंट का नंबर लिखा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा कैलिब्रेशन स्टिकर, जो हमें ये सूचना देता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कब कैलिब्रेट हुआ था, कब तक ये कैलिब्रेशन वैलिड है और किस जगह से ये कैलिब्रेशन कराया गया है। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले या उसके कंपैरिजन में चेक करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, उसमें कितना एरर है, क्या ये मेजरमेंट के लिए ओके है। ऐसा तो नहीं कि ये रिजेक्ट हो गया, अब इससे हम जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स करेंगे वो सही रीडिंग आएंगी या नहीं आएंगी। तो यही सारी चीजें कैलिब्रेशन में चेक की जाती हैं। और इन शॉर्ट मैं बात करूं तो कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या मास्टर इक्विपमेंट के साथ
कंपेयर किया जाता है कि कितना एक्यूरेटली वह रीडिंग दे रहा है। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड को कुछ लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, कई बार इसको क्वालिटी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एक ऐसा डिफाइंड फॉर्मेट होता है, एक ऐसा डिफाइंड तरीका होता है जो हमें बताता है किसी भी पार्ट का या किसी प्रोसेस के अंदर हमें इंस्पेक्शन या जांच कैसे करनी है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, किस तरीके से उस पार्ट को या उस स्टेप को या उस डायमेंशन को हमें कैसे चेक करना है या मेथड अप्लाई करना है। यह हमें किसी भी प्रकार के पार्ट या प्रोसेस के लिए निरीक्षण करने का या इंस्पेक्शन करने का तरीका प्रदान करता है। ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है किसी भी पार्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए। और बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाने का यह होता है कि हमें यह किसी भी प्रकार की जो गलती है या मिस्टेक है उससे हमें बचाता है। दोस्तों, आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यह एक हमारा इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड या क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, जिसके अंदर ऊपर कंपनी का नाम दिया हुआ है, फॉर्मेट का नाम दिया हुआ है, फॉर्मेट का नंबर दिया हुआ है, रिवीजन नंबर दिया हुआ है, रिवीजन डेट दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर विभाग या डिपार्टमेंट, हम किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या किस डिपार्टमेंट के अंदर ये हम इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। प्रक्रिया या स्टेज, तो डिपार्टमेंट हो गया मशीनिंग, हम मशीनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। स्टेज या स्टेशन हो गई हमारी प्रोसेस इंस्पेक्शन। इसके बाद यहाँ आ गया हमारे पार्ट का नाम नंबर, पार्ट का नाम है शाफ्ट काउंटर आवा। इसके बाद आ गया प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, इश्यूड बाय। ये हमने टॉप पे दे दिया, आप इसको नीचे भी डाल सकते हैं। जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है आप वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि किसके द्वारा ये इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया गया, किसने अप्रूव्ड किया और किसने इश्यू किया। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है चेक पॉइंट नंबर, चेक पॉइंट, उसका विवरण, फोटो, इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेज पहली क्या हो गई, 100% सेंटर डेप्थ चेक और ओडी चेक। चेक पॉइंट नंबर क्या है कि सेंटर डेप्थ चेक करना है। सेंटर डेप्थ, कौन सी सेंटर डेप्थ चेक करनी है, कितनी होनी चाहिए और किसके द्वारा चेक करनी है, वो हमने यहाँ पे विवरण में डाल दिया कि सेंटर डेप्थ जो हमें चेक करनी है वो है 0.05 mm और डेप्थ गेज द्वारा चेक करनी है। उसका हमने यहाँ नाम लिख दिया इंस्ट्रूमेंट का, डेप्थ गेज, और साथ ही साथ हमने तस्वीर लगा दी कि आपको सेंटर डेप्थ कैसे चेक करनी है। इसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 2 और चेक पॉइंट नंबर 3। चेक पॉइंट नंबर 2 में हमें आउटर डाया या ओडी चेक करना है, कौन सा, 22.7 माइनस 0.2। और चेक पॉइंट नंबर 3 में हमें ओडी ही चेक करना है, 22.2 प्लस 0.1। ठीक है, ओडी में हम गो नो गो स्नैप गेज लगाकर देखेंगे और जो चेक पॉइंट नंबर 3 है उसमें भी हम स्नैप गेज द्वारा ही चेक करेंगे। हमने तस्वीर दिखा दी कि कैसे चेक करना है और इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसी तरीके से हमने किसी दूसरे पार्ट का फाइनल स्टेज का इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कापा की डेफिनेशन जान लेते हैं। कापा की फुल फॉर्म होती है करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। कापा इज ए प्रोसेस विच इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कॉजेज, टेक्स करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव रिकरेंस ऑफ द रूट कॉजेज। कापा एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मेथड है जो किसी भी समस्या को ढूंढने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ उसके समाधान में भी हमारी मदद करता है। कापा की मदद से ऐसे कारण जिसकी वजह से कोई भी समस्या बार बार आती है या समस्या के आने के चांसेस होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कापा का जो अल्टीमेट गोल है या अल्टीमेट पर्पस है वो यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी समस्या दोबारा से रिपीट ना हो। अब जान लेते हैं जो कापा है। कापा असल में दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, CA एंड PA। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? CA होता है हमारा करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब है करेक्टिव एक्शन आर दोज एक्शंस विच आर टेकन ऑन द रूट कॉजेज टू प्रिवेंट द रिकरेंस। करेक्टिव एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं या ऐसे समाधान होते हैं जिनको हम रूट कॉजेज पे अप्लाई करते हैं। रूट कॉजेज क्या होते हैं? रूट कॉजेज ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो समस्या है वो उभर के सामने आई है। तो जो कापा का है या CA है उसका मकसद है कि जो हमारे रूट कॉजेज हैं उनको हम दोबारा आने से रोकें। सेकंड पार्ट जो है कापा का वो है PA। PA का मतलब होता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शंस आर दोज एक्शंस
which are taken on the potential causes to prevent the occurrence. Preventive action ऐसे समाधान होते हैं जिनको हम पोटेंशियल कॉजेस पे अप्लाई करते हैं। जब कोई समस्या आती है उसके दो तरीके के कॉज होते हैं, एक होता है रूट कॉज, एक पोटेंशियल कॉज। रूट कॉज क्या होता है? जिसकी वजह से असलियत में समस्या उत्पत्तित हुई। और जो पोटेंशियल कॉज है, पोटेंशियल कॉज का मतलब है जिसकी वजह से समस्या आ सकती थी लेकिन उसकी वजह से अभी आई नहीं है लेकिन आ सकती थी, वो हमारे क्या हो गए? पोटेंशियल कॉज। तो जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें हम पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर एक्शन लेते हैं और जो करेक्टिव एक्शन है उसके अंदर हम रूट कॉजेस के ऊपर एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन का मकसद है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिकर ना हो दोबारा से, या रूट कॉजेज हैं वो हमारे दोबारा से ना आए। और जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसका मकसद है कि हम पोटेंशियल कॉजेज के ऊपर एक्शन लें और समस्या को हम कभी उत्पत्तित ही ना होने दें। इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। दो तरीके के एक्शन होते हैं कापा में, या दो तरीके के समाधान होते हैं कापा में जब कोई भी समस्या आती है। पहला है करेक्टिव एक्शन का, दूसरा है प्रिवेंटिव एक्शन पा। जब का करेंगे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे तो हम एक्शन लेंगे रूट कॉजेस पे। जब हम पा करेंगे या पीए करेंगे तो हम एक्शन लेंगे पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर। जब रूट कॉजेस पे एक्शन लेंगे तो हम क्या करेंगे? जो रिकरेंस है, जो प्रॉब्लम दोबारा आ सकती थी उसको रोकने के लिए हमने प्रिवेंट कर दिया, तो हमने क्या किया? का किया, सीए किया, करेक्टिव एक्शन लिया। ऐसे ही जब हमने पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर एक्शन लिया तो हमने क्या किया? समस्या को अकर होने से, मतलब कि दोबारा से समस्या कभी आए ना, उसको रोकने के लिए हमने पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर एक्शन ले लिया। जो 1 पॉइंट लेसन होता है वो एक सिंपल विजुअल यानी कि पिक्चर से भरा हुआ या इमेजेस से भरा हुआ और किसी एक सिंगल टास्क पे केंद्रित करने वाला एक डिस्क्रिप्शन होता है, जो हम किसी ऑपरेटर या व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए या उसको अवेयर करने के लिए डिस्प्ले करते हैं। जो आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एक 1 पॉइंट लेसन का फॉर्मेट है जो कि हमने मशीन मेंटेनेंस से रिलेटेड बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर जो इमेजेस लगी हैं उसने ऑलमोस्ट 80% एरिया कवर किया हुआ है इस फॉर्मेट का। तो ओपीएल बनाने के लिए या ओपीएल का जो फॉर्मेट है उसका ये सबसे बड़ी डेफिनेशन यही है या डिस्क्रिप्शन यही है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस होनी चाहिए और लिखा हुआ बहुत ही कम होना चाहिए। और सबसे ख़ास बात यह है इसके अंदर आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक है इसमें ओके के लिए जो राइट साइड पे दिख रही है, एक है इसमें गलत के लिए जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। तो OPL usually focuses on a single point think task with 2 pictures of OK and not OK conditions, 80% visual and 20% text। तो OPL जो है वो इसी बात पे फोकस करता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस हों और हर चीज़ की 2 इमेज लगी हों कि काम को करने का सही तरीका और काम को करने का गलत तरीका। तो OPL की क्या परिभाषा हुई? OPL एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है या एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हम ऑपरेटर या किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए या उसको अवेयर करने के लिए लगाते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% जो एरिया है वो पिक्चर से कवर्ड होता है और पिक्चर भी उसमें 2 तरीके की होंगी, नॉट ओके कंडीशन और ओके कंडीशन की, और 20% उसके अंदर डिटेल भरी होती है। अब ये जो वर्क इंस्ट्रक्शन जो है ये एक डिफाइंड फॉर्मेट है, मतलब कि एक व्यवस्थित फॉर्मेट है जिसके अंदर हम क्या बताते हैं? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के लिए हमें जो जो गतिविधियां करनी है उसके बारे में हमें जो जानकारी देता है वो होता है हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन। दूसरी जो मुख्य पहचान है वर्क इंस्ट्रक्शन की वो क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। स्टेप बाय स्टेप गाइड का क्या मतलब है कि अगर आप वर्क इंस्ट्रक्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे मुख्य चीज़ है वर्क इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो क्या है? अवॉइड एरर्स। कि अगर हम कहीं पर वर्क इंस्ट्रक्शन या WI लगा देते हैं
तो हम गलतियां करने से बच सकते हैं। दोस्तों, जो वर्क इंस्ट्रक्शन है आप वर्ड में भी बना सकते हो, पावर पॉइंट में भी बना सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो। एक्सेल में आपको क्या सहूलियत मिल जाती है कि अगर आपका पेज लंबा हो रहा है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये दिक्कतें पावर पॉइंट और वर्ड में बनी रहती है कि उसमें एक लिमिटेशन होती है, आप उससे जो लंबा पेज नहीं बना सकते तो कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग रह जाती हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर वर्क इंस्ट्रक्शन या WI को एक्सेल में बनाना पसंद करते हैं। अब जान लेते हैं कि मेन चीज़ें किसी कार्य निर्देश या WI को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम एक अच्छा WI कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, WI का मकसद क्या है कि जो हमारा ऑपरेटर है या जो बिलो द लाइन वाला पर्सन है वो आसानी से समझ सकें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि WI को इंग्लिश में बना के टांग देते हैं। उसको भैया क्या लेना देना इंग्लिश से, उसको समझ में ही नहीं आती जिसके लिए हमने WI लगाया है। हमने ऑडिटर के लिए थोड़ी WI लगाया है, हमने पर्सन के लिए जो है WI लगाया है। तो हमें WI किस भाषा में लगाना है, जिस भाषा को हमारा ऑपरेटर या हमारे बिलो द लाइन वाले लोग जो है समझ सकें, उसी भाषा में हम WI को लगाएं। जैसे अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो हमें WI लगाना चाहिए हिंदी भाषा में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पंजाब में हम पंजाबी में लगा सकते हैं, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे मराठी की भाषा में WI लगाई जा सकती है। अब इस फॉर्मेट की डिटेल हम जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो हमेशा कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के लिए हम WI बना रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखा है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस। लोगो लगा दें कंपनी का। उसके बाद जो आपका WI है उसको एक नंबर देना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है AYT/WI/4, ये चौथे नंबर की WI है AYT कंपनी की। इशू डेट, ये WI किस दिन इशू हुआ, और यदि इसमें कोई रिवीजन आया है तो उसकी रिवीजन की डेट और रिवीजन का नंबर। अब दो मुख्य चीज़ें हैं किसी भी एक अच्छे WI को बनाने के लिए। एक तो होता है निर्देश, दूसरा होता है रेफरेंस पिक्चर। मैंने इतनी कंपनियों में विजिट किया है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या लिखा होता है, टेक्स्ट में WI लिखा होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है, जिन चीज़ों को हम देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं या ज़्यादा हमें समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा या आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप WI बनाएं विद रेफरेंस ऑफ पिक्चर ज़रूर बनाएं। तो जैसे मैंने क्या किया है, एक पंप की असेंबली के लिए WI बनाया। तो इसमें क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू किया कि सबसे पहले बॉडी में ग्राइंडर मारना है और ग्राइंडर मारते हुए तस्वीर दिखा दी। उसके बाद बॉडी में वैक्यूम पॉकेट में प्राइमर मारे और प्राइमर मारते हुए तस्वीर दिखा दी। तीसरा स्टेप हो गया हमारा, रोटर के स्लॉट में फाइल और एमरी पेपर से घिसाई करें और ये तस्वीर हमने यहाँ पे दिखा दी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हम पहुँच गए 16 नंबर पे, वैक्यूम प्लेट फिट करें, तो हमने यहाँ दिखा दिया कि वैक्यूम प्लेट को कैसे फिट करना है। इसी तरीके से लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो स्टेप हम इसमें लास्ट में लेकर के आएंगे। PDCA साइकिल 4 स्टेप से मिलके बना है, जिसमें पहला स्टेप है प्लान। प्लान के अंदर जो प्लान फेज है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और टारगेट हैं। अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट लिया है, सपोज कि हमें किसी मशीन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, तो इसमें हम प्लान फेज के अंदर क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि हमने ये ही प्रोजेक्ट क्यों लिया और उसके जो टारगेट है उनको हम सेट करेंगे। साथ ही साथ जो हम इसमें टूल इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं और जो टीम फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें जो है प्लान फेज में हम कर लेंगे। प्लान फेज के बाद आता है हमारा डू फेज। सपोज हमने प्लान किया कि हमने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है और किसी मशीन की प्रोडक्टिविटी को 100 पीस पर आवर से हमें 150 पीस पर आवर पे ले जाना है। उसके बाद हमने सारी चीजें जो प्लानिंग के हिसाब से करी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने कोई टूल डिसाइड किया कि हमने टाइम मोशन स्टडी करनी है या लाइन बैलेंसिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी टूल हो सकता है, वो सारी चीजें हम डू फेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो हम टूल यूज करने वाले हैं
या जो हम प्रोसेस अपनाने वाले हैं उसकी भी ट्रेनिंग जो है अपने टीम मेंबर्स को हम डू फेज में देंगे। डू फेज के बाद आता है चेक फेज। चेक फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने डू फेज में जो जो चीजें करी उससे हमें कितना रिजल्ट मिला। जो हमने टारगेट लिया था कि हमने पर आवर मशीन की आउटपुट को 150 पे लेके जाना है, तो हमने डू फेज में जो जो चीजें इंप्लीमेंट की, ट्रेनिंग वगैरह दी और सारे चीज जो टूल्स हैं वो इंप्लीमेंट किए, उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, उस चीज की जो मेजरमेंट है हम चेक फेज में करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो आता है एक्ट या एनालिसिस या एक्शन। तो एक्ट फेज के अंदर जो हमने चेक फेज में हमारी जो हमें कमियां मिली, सपोज हमने टारगेट लिया था 150 पीस का और हम पहुंचे 120 या 130 पे, तो हम देखेंगे हमारी क्या कमियां रह गई। तो उसको हम एक्ट फेज के अंदर उन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे और दोबारा से फिर हम प्लान फेज में चले जाएंगे और इस तरीके से ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है PDCA का वो चलता रहेगा।